एक दौर था जब रिश्तों को बहुत ज्यादा मायने दिया करते थे। माँ बाप भाई परिवार में हर एक रिश्ते को परिवार ही नहीं बल्कि गांव के भी हर रिश्ते को रिश्ता समझा जाया करता था। लेकिन अब दौर पूरी तरीके से बदल चुका है। दरअसल पहले गांव की बेटी को हर चाहे वो किसी भी जाति की हो किसी भी समुदाय की क्यों ना हो हर कोई उसे अपने बेटी की तरह समझा करता था। लेकिन अब गांव के तो छोड़िए बिल्कुल आसपास की हो या फिर घर परिवार की हो कोई रिश्ते की हो ये पूरी तरीके से मायने बिगड़ चुके हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं मोबाइल पूरी तरीके से जिम्मेदार है। आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इस घटना में कुछ ऐसा ही होता है। एक ऐसा रिश्ता बनाया जा रहा था जिसको लेकर कुछ लोग एतराज कर रहे थे और यही एतराज एक ऐसी वजह बनती है कि 3 कत्ल हो जाते हैं। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि घटना के पीछे की ये वजह हो सकती है। कातिल ने जो कत्ल किया था ये सोचकर किया था कि कभी वो पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन एक गलती कर जाता है और गलती वो कैमरे में कैद हो जाती है और कोई नहीं जानता था। जब पुलिस ने पूरी घटनाक्रम को पूरे अच्छे से इंक्वायरी की बारीकी से इसकी जांच पड़ताल की तो कातिल सलाखों के पीछे पहुंच जाता है और लोगों को एक ऐसा क्यूट सामने आता है जिसको देख के हर कोई परेशान हो जाता है, हर कोई हैरान हो जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर और गाजीपुर जिले का एक थाना लगता है नंदगंज। दरअसल इसी थाना क्षेत्र का गांव है उफहिन्ही कला और इसी का एक छोटा समाज लगता है खिलवा। बात कर रही हूँ 6 और 7 जुलाई 2024 के रात लगभग 1:15 के आसपास का ये वक्त हो रहा था। बिल्कुल अंधेरा था। एक लड़का जिसकी उम्र में 16 साल के आसपास थी जिसका नाम आशीष होता है। आशीष ने जैसे ही घर के अंदर कदम रखा बिल्कुल अंधेरा था वहाँ पर, वो जाता है वहाँ पर तो ठोकर खाकर गिर जाता है और जब ठोकर खाकर गिर जाता है तो देखता क्या है कि घर में एक लाश पड़ी हुई। उसने जब टॉर्च जलाई उसने जब रोशनी की तो रोशनी से पता चलता है कि उसका भाई चौखट पर पड़ा हुआ है। उसने देखा तो उसकी माँ चारपाई पर लेटी हुई थी, यानी कि वो मरी हुई थी। साथ ही उसका जो बाप था जो पास में जो चारपाई थी वहां पर पड़ा हुआ था और चारों तरफ ब्लड पड़ा हुआ था, बिखरा हुआ था। उसने जब ये इतना दृश्य देखा तो दृश्य देखने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है और जोर जोर से जब चीख रहा था चिल्ला रहा था। रात के 1:15 के आसपास का वो वाकया था। पड़ोसी जाग जाते हैं, पड़ोसी भागकर आते हैं। उसके बाद वो बाकी भी लोग वहां पर आते हैं और यहाँ से ये लड़का निकलकर आशीष अपने ताऊ जी के घर जाता है और जाकर बताता है कि पापा को, मम्मी को और भैया को किसी ने मार दिया है। जैसे ही ये बात उसके ताऊ जी को पता चलती है, ताऊ जी भी और आसपास के जो लोग थे, अब यहाँ पर सैकड़ों लोगों का जमघट लग जाता है। जिस लोगों ने इस दृश्य को देखा, इस नज़ारों को अपने आंखों से देखा, वो देखकर बड़ा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये कत्ल किसने किया है। हर कोई ये जानना चाहता था। देखते देखते कोई व्यक्ति पुलिस को फोन भी कर देता है। पुलिस के पास जैसे ही फोन पहुंचता है तो एसपी ओमवीर सिंह और एसपी सिटी, एसएचओ, सीओ भारी पुलिस बल के साथ रात के 2 बजे मौके पर पहुंच जाते हैं और देखते ही क्या है कि 3 लाशें पड़ी हुई है घर के अंदर। 2 लाशें झोपड़ी के अंदर थी और एक लाश घर के अंदर थी, यानी कि चौखट पर थी। वो लाश पड़ी हुई थी। ये कत्ल किसने किए थे, बस यही एक सवाल था। हर कोई जानना चाहता था और जैसी जैसी घटना लोगों को पता चलती है, जो आसपास के इलाके के गांव होते हैं वहां तक एक खबर फैल जाती है। अब बड़ी संख्या में लोग जुड़ने लगते हैं। दिन निकल आता है। दिन निकलने के बाद अब लोगों में एक उबाल बन रहा था। पुलिस ने किसी तकरीब से इस तीनों शवों को कब्जे में लिया। कब्जे में लेने के बाद इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब गांव वालों से पूछा जाता है कि यह कत्ल किसने किए है, इसके पीछे की क्या वजह है। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब पूछे जाते हैं।
ये जो मृतक होता है इसने मरने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है मुंशी बिंद यादव, जिसकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास होती है। उसकी पत्नी जिसका नाम होता है देवंती, जिसकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। उनका एक बड़ा बेटा होता है जिसका नाम होता है रामाशीष, मुंशी बिंद और देवबंदी, ये 3 की मौत हो चुकी थी। इनको मार दिया गया था और बहुत बुरी तरीके से। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भारी वस्तु से या किसी धारदार वस्तु से गला रेत दिया हो। एक बेटा बचता है जो 16 साल का था। पुलिस उसके पास पहुंचती है। अब यहाँ पर जडी पीयूष जो होते हैं मोडिया, साथ ही डीआईजी डॉक्टर ओपी सिंह और एसपी तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाते हैं। मीडिया वालों का जमघट लग जाता है। इस कत्ल की घटना को सुनने के बाद हर कोई यहाँ पर जुट जाता है। दरअसल अब यही सवाल था कि आखिरकार कत्ल किसने किया है। उधर तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इधर लोगों में उबाल फैल जाता है। उबाल की वजह से सुबह के 9:30 बजे के आसपास का वक्त था। शहरी नंदगंज मार्ग पर बड़ी संख्या पर लोग इकट्ठा हो जाते हैं और इकट्ठा हो जाने के बाद वहां पर जाम लगा देते हैं। इसमें जो ये व्यक्ति है जो मरा है उसका नाम मुंशी बिंद है। उसका जो बड़ा भाई होता है राम प्रकाश बिंद, लोगों ने उसको पकड़ लिया। उसको पकड़ के उसको पीटने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सदर विधायक भी मौके पर पहुंच जाते हैं। लोगों पर गुस्सा था कि इसने जानबूझकर पुलिस को 3 शव दे दिए और एक घटना के पीछे इसका हाथ है। और जैसे ही ये बात आती है तो बड़ा भाई भी रोने लगता है, गिड़ाने लगता है और कहता है कि मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया है, मुझे मत मारो। पुलिस आखिरकार उसे बचा लेती है। लेकिन पुलिस जब पूछती है कि तुम्हारा किसी पर कोई शक है तो गांव का ही एक व्यक्ति का नाम लिया जाता है। और जब गांव के व्यक्ति का नाम लिया जाता है तब उस व्यक्ति के साथ साथ 5 और लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जाती है। जिनके नाम लिए गए थे वो कहीं भी इस घटनाक्रम में शामिल होते दिख ही नहीं रहे थे। आखिरकार पोस्टमार्टम के बाद शव आ जाते हैं और जब शव आते थे तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर उसको इन शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए जो एकमात्र छोटा बेटा बचा था 16 साल का आशिर, उसको बुलाया जाता है। जब उससे बात कर रहे थे तो बात करते करते वो जोर जोर से रो रहा था और रोते रोते बेहोश हो जाता था। जब वो बेहोश होता था गांव वालों पर का उसका रोना नहीं देखा जा रहा था। गांव वाले कह रहे थे कि यदि ये लड़का मौके पर होता तो शायद ये भी मारा जाता। लेकिन पुलिस ने पूछा कि आखिरकार बेटा तुम कहाँ थे, तो उसने कहा कि गांव में एक तिलक समारोह चल रहा था, ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम था, वहाँ पर नाच गाना चल रहा था तो वो उसमें चला जाता है। मेरे परिवार में उसके पिता, उसकी माँ, उसके भाई वो सब गए हुए थे इस प्रोग्राम के अंदर। लेकिन रात के जैसे ही 10:30 या 11 बजे का आसपास का वक्त था, उसके पिताजी कहते हैं कि चलो घर चलो। यानी कि वो चारों जने, अब जो 3 मर चुके हैं और एक जो जिंदा बाकी बचा है, वो चारों वापस आ जाते हैं। लड़का जो छोटा वाला था वो थोड़ा शरारती टाइप का था। चुपके से वो रात को मौका जब मिलता है तो मौका मिलते ही वो वहाँ से जाकर फिर से वो ऑर्केस्ट्रा में चला जाता है और ऑर्केस्ट्रा से जब वापस लौट कर 1 बजे वापस घर आता है तब पता चलता है कि ये 3 लोग मर चुके हैं। पुलिस वालों को उसने पूरी कहानी बताई। पुलिस वाले ने अब इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। एक टीम गठित की और लोगों को शांत किया जाता है। लोगों से कहा जाता है बस किसी तरकीब से शांत हो जाओ, हमें थोड़ा सा वक्त दे दो, जैसे ही वक्त देंगे हम अपना ईमानदारी से काम करेंगे। 5 टीमें बड़ी ईमानदारी से लग जाती हैं। एक एक चीज़ को बारीकी से लोगों के पास जाते हैं जो भी इस घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो, उन सब से बातचीत की जाती है। आखिरकार पुलिस उस तिलक समारोह में भी जाती है और वहाँ जाके पता चलता है कि पूरे घटनाक्रम का वीडियोग्राफी है। और जब वीडियोग्राफी होती है तो पुलिस ने इस वीडियोग्राफी को देखना शुरू किया तो पता चलता है कि वाकई जो लड़का कह रहा था वो बिल्कुल सच था। उस वीडियोग्राफी में ये चारों जने आए हुए थे और जब चारों जने आए थे, यानी कि बाप,
माँ और दोनों भाई, ये चारों के चारों वहाँ मौके पर मौजूद थे। बीच में ये 10-11 बजे के आसपास वहाँ से चले जाते हैं। उस वक्त ये दिखाई नहीं देते। पुलिस ने एक बार फिर से इस वीडियो को देखना शुरू किया। पुलिस ने उस वीडियो में जो देखा, उसे देखकर पुलिस बड़ी हैरान थी। दरअसल जो लड़का रात को जाता है उसमें वो कुछ अलग कपड़े पहने हुए थे, और जब दूसरी बार वापस आता है तो उसने कपड़े दूसरे पहने हुए थे। अब एसएसपी हो या फिर आईडी, डीआईजी, ये बड़े बड़े जो अधिकारी थे, उन्होंने इस लड़के से पूछा कि बेटा आशीष, जब तुम आए थे तो कपड़े और थे, और जब दूसरी बार आए थे तब दूसरे कपड़े थे, एक कपड़े बदलने का राज समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि साहब, मैं इस प्रोग्राम में आया था, मैंने इसलिए अच्छे कपड़े पहने थे और बाद में मैंने नॉर्मल कपड़े पहन लिए। उसने पुलिस को ठीक से समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने कहा कि जो कपड़े तुमने पहने हुए थे, जो कपड़े वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, बस वो ला कर दिखाओ। अब जब उसे वो कपड़े मांगे जाते हैं तो कपड़े लाकर दे ही नहीं पाता। तो पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है। सख्ती से जब पूछा तब उसने कुछ ऐसी कहानी बताई जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। दरअसल होता ही है कि गांव की ही एक लड़की है जिससे वो 2 साल से प्यार कर रहा था। जब वो 14 साल का था तब उसे गांव की लड़की से प्यार हो जाता है और अपने प्यार का इजहार कर लेता है। लड़की को मोबाइल देता है, उससे कभी कभार जब मौका मिलता था तो बातचीत कर लिया करता था। यही बात उसने अपने पिता, अपने भाई, अपने माँ को बताई और कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अभी वो 16 साल का ही है और लड़की भी कम उम्र की है। जब लड़की वालों को पता चलता है तो उन्हें भी बड़ा एतराज होता है। बाप ने समझाने की कोशिश की, बेटा गांव की बेटी है और गांव की बेटी बहन की तरह होती है, इसलिए इस रिश्ते को जोड़ने की कोशिश मत करो। इस रिश्तों को जोड़ोगे तो लोगों को एतराज होगा और अच्छा नहीं लगा। इससे समाज में हम लोगों की और तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं जाएगी। बाप ने भी समझाने की कोशिश की, माँ ने भी समझाने की कोशिश की और उनके भाई भी समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके समझ में आ नहीं रहा था। 16 साल का वो लड़का जो कि अभी शायद 10वीं 11वीं में शायद पढ़ रहा होगा, और उसके बाद उसने जो घटनाक्रम को अंजाम दिया उसे सोचकर हर कोई सिहर जाता है। दरअसल जब उसके पिता रात को वापस लेकर आते हैं, एक बार फिर से वो जाता है, लेकिन कपड़े बदल कर जाता है, और इस बार वो जो यहाँ से जाता है तो वो कत्ल करके जाता है। सबसे पहले अपने माँ को मारता है। माँ को, पिता को, भाई को मारने के लिए उसने एक बाजार से खुरपी खरीदी थी। उस खुरपी यानी जो घास खोदने वाली खुरपी होती है, उसमें बहुत तेज धार उसने लगाई, और तेज धार लगाने के बाद माँ के पीछे खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से उस खुरपी को अपनी माँ के गर्दन पर मारता है। और जैसे ही माँ के गर्दन पर लगती है, तुरंत ही एक ही खुरपी में उसकी माँ मर जाती है, यानी कि विरोध करने की स्थिति में वो रह नहीं पाती। अब दूसरे चारपाई पर उसके पिता लेटे हुए थे। दूसरे चारपाई पर अगर पिता लेटे हुए हैं तो उसने अपने पिता के गर्दन पर भी बिल्कुल वैसे ही वार किया जैसे माँ के। पिता खड़े हो जाते हैं, यानी कि विरोध करने की स्थिति में थे। इससे पहले कि कुछ कर पाते, कुछ कह पाते, ये देख पाते कि आखिरकार कौन मार रहा है, तुरंत ही वो दूसरी खुरपी मार देता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं, तड़प तड़प कर दम तोड़ देते हैं। भाई कमरे में सोया होता है, घर के अंदर सोया होता है, ये लोग झोपड़ी में सोए होते हैं। वो सीधा घर जाते हैं अंदर कमरे में, और अंदर जाने के बाद अपने भाई के पास जाता है और बहुत तेजी के साथ जैसे माँ बाप को मारा था उसी तरह से भाई को मार देता है। जब भाई को मारता है तो भाई अपने गर्दन को पकड़कर जब बाहर भागने की कोशिश कर रहा था तो वो ज़्यादा दूर चल नहीं पाता। महज 20 मीटर की दूरी पर वो तय कर पाता है और चौखट के पास जाकर गिर जाता है। जैसे ही गिर जाता है उसके बाद उसका छोटा भाई फिर से आता है और उसको ताबड़तोड़ उस पर वार कर देता है, उसको मौत के घाट उतार देता है और आराम से कपड़े बदलता है। और कपड़े बदलने के बाद उसे लगता है कि अब वो पकड़ा नहीं जाएगा, सीधा वो उस ऑर्केस्ट्रा वाला जो प्रोग्राम होता है वहाँ चला जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने दोस्तों से कहता है कि रात बहुत हो चुकी है, अब वापस चलते हैं। अपने दोस्तों के साथ वो वापस आ रहा था और घर जाने पहुँचा ही होगा और उसने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर दिया।
जब गांव के लोगों से ये बातचीत की जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला, कि गांव के लोगों ने ही इस पर शक जाहिर किया था और जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था उस व्यक्ति ने भी बता दिया था कि ये लड़का मेरी बेटी से प्रेम करता है, लेकिन एक ही घर में 3 कत्ल होते, इसलिए पुलिस जल्दी से उस पर हाथ नहीं डालना चाहती थी, क्योंकि गांव वालों में उबाल था, उन्हें वैसे ही रास्ते जाम कर देते। अगर इस लड़के से एकदम से पूछताछ करना शुरू कर देते तो शायद बवाल और ज़्यादा मच जाता और घटनाक्रम का खुलासा हो जाता है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाती है। और एफआईआर में जो धाराएं लिखी गई हैं उन धाराओं से पता चलता है कि या तो लड़के को आजीवन कारावास होगा या उसे फांसी की सजा होगी। अब शायद उसे जिंदगी में वो लड़की कभी मिल पाएगी, कभी वो उससे शादी कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उस अपराध की सजा कभी माफ़ी नहीं हो सकती और उसकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही गुजर जाएगी। काश उसने अपने पिता की बात मानी होती, काश अपने पिता के मानकर एक गलत कदम ना उठाया होता तो शायद आज 3 लोग जिंदा होते और शायद इसे भी अपना प्यार मिल जाता। अगर ये कोशिश करता, हो सकता वहाँ से भाग जाता, कुछ भी कर सकता था, लेकिन इन लोगों की हत्या नहीं होती और ये जिंदगी बर्बाद नहीं होती। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। अगर आपको ये अपना नाम इस वीडियो में लेना है तो अपने कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में मैं आपका और आपके शहर का नाम यहाँ पर ज़रूर सुनाऊंगी, ज़रूर लूँगी। तो मिलते हैं किसी अगले सच्ची घटना के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।